नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समास एवं इसके भेद के बारे में। ठीक है, समास किसे कहते हैं, समास क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज के वीडियो में जानने वाले हैं। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि समास को किस तरह से पहचानना है। ठीक है, क्योंकि सवाल पहचानने के लिए ही आता है। ठीक है, लिखा हुआ रहेगा कि ये शब्द किस समास में आता है या ये शब्द कौन सा समास है। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं बचेगा। ठीक है, सब कन्फ्यूज़न इस वीडियो में आपका दूर होगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको इम्पोर्टेंट MCQ भी बताने वाला हूँ। इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से सवाल एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, और ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए है, चाहे JPSC हो, JSSC हो, झारखंड पुलिस हो, SSC हो। ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम हैं सबके लिए यह वीडियो है। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समास के बारे में कोई भी दूसरा वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जानेंगे हम लोग कि समास होता क्या है। देखिए, समास यानी समास जो है वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिल करके एक नया शब्द बनाते हैं, जिससे वाक्य को संक्षिप्त और सारगर्भित रूप से प्रस्तुत किया जा सके। समझ रहे हैं? जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बनाते हैं और वो नया शब्द उन दोनों शब्दों के गहरे अर्थ को प्रकट करता है। ठीक है, शब्द छोटा भी हो जाएगा और गहरा भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब संक्षिप्तीकरण भी हो जाएगा उसका। ठीक है, संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है छोटा। तो जब हम किसी बड़े बड़े वाक्य को जोड़ करके छोटा वाक्य बनाते हैं तो उसको समास कहते हैं। ठीक है, उसको समास कहेंगे। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक है नील प्लस कमल। ठीक है, नील प्लस कमल, इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा नील कमल। ठीक है, हो जाएगा नील कमल। अब देखिए, दो शब्द था नील और कमल, इसको जोड़ दिए तो हो गया नील कमल। ठीक है, और नील कमल का मतलब हुआ नीला कमल। नील कमल का मतलब हुआ नीला कमल। तो इस तरह से जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं और उसका अर्थ भी अलग होता है, उसका अर्थ भी दूसरा होता है, तो ऐसे शब्द को समास कहते हैं। अभी आपको आगे पता चलेगा, इसका जब मैं भेद बताऊंगा आपको तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से समास होता है। ठीक है, क्या होता है, सब अच्छे से समझ में आएगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, देखते रहिए अच्छे से और समझते रहिए। अब देखिए, समास के कितने भेद होते हैं। देखिए, आप लोग तो पढ़े होंगे कि समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, कुछ लोग पढ़े होंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से होता है। देखिए, पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास और चौथा है अव्ययी भाव समास। समास के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, और ये चारों प्रकार बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और कुछ लोग कहेंगे कि 6 प्रकार के होते हैं, अभी छोड़ दिए। और देखिए, छोड़े नहीं हैं। जो कर्मधारय होता है, कर्मधारय समास होता है, द्विगु समास जो होता है, वो सब के सब तत्पुरुष समास में ही आता है। ठीक है, आप कहिएगा कि 2 छोड़ दिए, द्विगु और कर्मधारय, तो ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको तत्पुरुष समास में ही बताऊंगा, कर्मधारय और द्विगु समास को। ठीक है, चलिए पहले जानेंगे हम लोग तत्पुरुष समास। देखिए, इसमें पहला पद विशेषण होता है
या कारक होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी पहले समझिए तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं। देखिए 4 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के: कर्मधारय तत्पुरुष, द्विगु तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और समासांत तत्पुरुष। ठीक है, तो कर्मधारय समास और द्विगु समास इसी को कहा जाता है। ठीक है, वहाँ पर मैंने नहीं लिखा है क्योंकि ये तत्पुरुष समास के अंदर में आता है, इसलिए मैं आपको तत्पुरुष समास के भेद में ही इसको बताऊंगा। ठीक है, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए, सही चीज़ों के बारे में पता हो। ठीक है, चलिए एक एक करके जानेंगे हम लोग कर्मधारय तत्पुरुष और सब क्या होता है। देखिए कर्मधारय तत्पुरुष, इसमें विशेषण और विशेष्य के बीच संबंध होता है। इसमें विशेषण पहला पद होता है और विशेष्य दूसरा पद होता है। दोनों मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे नील कमल। ठीक है, शुरू में ही मैंने आपको यह उदाहरण बताया था। देखिए नील कमल, नील क्या है? विशेषण है। कमल क्या है? विशेष्य है। ठीक है, तो जब दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा नील कमल। ठीक है, दोनों एक में आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरा से जुड़ गया। ठीक है, एक दूसरे के बीच संबंध हो गया दोनों का। नील कमल का मतलब होता है नीला कमल। तो कमल कैसा है? तो नीला है, यानी कि नीला कमल है। एक दूसरे से दोनों शब्द जुड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों से एक दूसरे से दोनों शब्द संबंधित है। ठीक है, तो जब दोनों शब्द एक दूसरे से संबंधित होते हैं और जिसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है तो उसको कहते हैं कर्मधारय तत्पुरुष। ठीक है, जैसे अगला देखिए महापुरुष। महापुरुष दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा महापुरुष। ठीक है, एक में हो जाएगा। और महापुरुष का मतलब होता है महान पुरुष। अब आपको पहचानने के लिए ये शब्द देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, केवल ये शब्द को देखिए और इसका अर्थ निकालिए। महापुरुष का मतलब क्या होता है? महान पुरुष। पुरुष है, पुरुष कैसा है? तो महान है। ठीक है, पुरुष कैसा है? तो महान पुरुष है। महान क्या है? एक विशेषण है। पुरुष विशेष्य है। तो जब विशेषण और विशेष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो तो समझिए वो कर्मधारय तत्पुरुष है। ठीक है, इस तरह से देखिए सुसुंदर, यानी कि सुसुंदर, यानी सुसुंदर का मतलब होता है बहुत सुंदर। सुंदर तो है, कितनी सुंदर है? तो बहुत सुंदर है। ठीक है, बहुत सुंदर, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये होगा कर्मधारय तत्पुरुष। इसी तरह से महानगर, यानी कि महा और प्लस नगर को जब जोड़ेंगे तो महानगर हो जाएगा। यानी कि महानगर का मतलब क्या होता है? महानगर का मतलब होता है बड़ा शहर। शहर तो है, कैसा शहर है? तो बड़ा शहर है। ठीक है, बड़ा क्या है? विशेषण है। तो इस तरह से ये कर्मधारय तत्पुरुष होगा। विशेषण को समझने के लिए मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बना दिया है पहले ही, इसलिए मैंने समास पहले नहीं बना रहा था मैं। ठीक है, पहले मैं आपको समास इसीलिए नहीं पढ़ा रहा था ताकि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, विशेषण पहले मैं पढ़ाया आपको क्योंकि विशेषण इसमें बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, बहुत लोग पहले ही बोल रहे थे कि समास के बारे में बताइए, लेकिन मैंने नहीं बताया था। क्यों? क्योंकि पहले मुझे विशेषण के बारे में बताना था। ठीक है, विशेषण जब आप समझ लीजिएगा तो समास को समझना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो पहले आप विशेषण वाला वीडियो देखिए। ठीक है, उसके बाद समास में आइए। समझे? तो पहले आप विशेषण का वीडियो देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, या प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा है द्विगु तत्पुरुष। ठीक है, इसको द्विगु समास भी कहते हैं। तो द्विगु समास तत्पुरुष समास का एक प्रकार है जिसमें संख्यावाचक शब्द और उसके बाद संज्ञा होता है।
द्विगु समास में संख्यावाचक शब्द प्रधान होता है और संज्ञा उसके बाद आती है। अब समझिए द्विगु समास में क्या होता है। जैसे देखिए त्रि प्लस रथ, त्रिरथ। त्रि का मतलब क्या होता है, त्रि का मतलब होता है तीन, ठीक है, तीन। अब त्रि का मतलब तीन होता है, तो तीन क्या है, एक संख्या है, ठीक है, संख्या है। रथ क्या है, एक संज्ञा है, ठीक है। संख्या और संज्ञा में अंतर समझिएगा। संख्या मतलब नंबर होता है, संज्ञा मतलब नाम होता है किसी का, ठीक है। तो ये शब्द बना त्रिरथ। त्रिरथ का मतलब हुआ तीन रथ, ठीक है, तीन रथ। तो जब समास में पहले संख्या लग जाए तो उसको द्विगु समास कहेंगे या द्विगु तत्पुरुष समास कहेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे पंच प्लस धान्य। पंच धान्य मतलब कि 5 प्रकार के धान्य। पंच क्या है, एक संख्या है। इसी तरह से द्विपहिया यानी कि द्वि प्लस पहिया, तो क्या हो जाएगा द्विपहिया, ठीक है, यानी कि 2 पहिए। द्वि क्या है, एक संख्या है। तो जब संख्या पहले आ जाए तो समझिए वो द्विगु तत्पुरुष समास है, ठीक है। सवाल मैं जब आपको बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में वहाँ पर आएगा, ठीक है, वीडियो के लास्ट में। चलिए दूसरा है षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष समास एक प्रकार का तत्पुरुष समास है जिसमें पहला पद षष्ठी यानी कि संबंध कारक विभक्ति में होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास में का, के, की का भाव प्रकट होता है। समझिए, देखिए जैसे देव प्लस आलय, ठीक है, देव प्लस आलय हो गया देवालय, ठीक है, दोनों मिलके हो गया देवालय। अब देवालय मतलब क्या होता है, तो देवालय का मतलब होता है देवताओं का आलय या देवताओं का घर। देवताओं का घर, का लग गया। तो जब का लग जाए तो समझिए षष्ठी तत्पुरुष है, ठीक है। का, के, की जब लग जाए तो समझिए षष्ठी तत्पुरुष है, ठीक है। और देव और आलय ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। जब देव घर है देवताओं का तो क्या कहेंगे, उसको देवालय कहेंगे, यानी कि देवताओं का घर। तो घर किसका है, तो देवताओं का है। तो इसलिए देवता और घर एक दूसरे से संबंधित है, तो संबंधित भी होता है और बीच में का, के, की भी लगा हुआ रहता है। तो जब का, के, की लग जाए तो समझिए षष्ठी तत्पुरुष है, ठीक है। अगला है गुरु गृह। गुरु प्लस गृह यानी कि गुरु गृह। गुरु गृह का मतलब होता है गुरु का घर या गुरु का गृह। गृह मतलब घर होता है। तो सिंपल वाक्य में समझिए गुरु का घर, का लग गया, लगा या नहीं, का लगा है, समझिए षष्ठी तत्पुरुष है, ठीक है। इसी तरह से राजा प्लस महल या राजा प्लस महल का मतलब राजा का महल यानी कि राजमहल, ठीक है। राजमहल का मतलब राजा का महल, का लग गया, समझिए षष्ठी तत्पुरुष है, ठीक है। और का, के, की लगने के साथ आपको ये भी देखना है कि दोनों एक दूसरे से संबंधित है या नहीं। तो महल किसका है, राजा का है, तो महल और राजा एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको षष्ठी तत्पुरुष को समझना है, ठीक है, और पहचानना है। चलिए अगला है समासांत तत्पुरुष। देखिए समासांत तत्पुरुष तत्पुरुष का एक प्रकार है जिसमें समास के बनने के बाद अंतिम पद में अ के स्थान पर आ का प्रयोग होता है। इस प्रकार के समास में समास बनने पर शब्द का अंत आ में होता है। जैसे राजकुमार, राज प्लस कुमार, राजकुमार यानी कि राजा का पुत्र। देखिए इसमें का तो लगा हुआ है, का तो लगा हुआ है, लेकिन दोनों एक दूसरे से संबंधित
नहीं है। ठीक है, राजा का पुत्र, राजा अलग है, उसका पुत्र अलग है। ठीक है, इस तरह से व्रत प्लस पालक, व्रत पालक। ठीक है, व्रत पालक यानी व्रत का पालन करने वाला। ठीक है, यहाँ लास्ट में आ लग गया, लगा या नहीं, देखिए लास्ट में आ लगा या नहीं, तो ये सब समासांत तत्पुरुष है। ठीक है, समासांत तत्पुरुष है, सवाल ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ समासांत तत्पुरुष से सवाल ज़्यादा नहीं आता है। ज़्यादा सवाल आएगा बहुब्रीहि समास से, कर्मधारय समास से, तत्पुरुष समास से, द्वंद्व समास और द्विगु समास, बस। ठीक है, वही मेन आपको समझना है। फिर अगला है गुरु वचन। गुरु वचन का मतलब गुरु का वचन। ठीक है, गुरु का कहा हुआ, तो इस तरह से समझना है आपको। ठीक है, यहाँ पर का तो है, का के की तो है, अब का के की है इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा का लगा हुआ है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये षष्ठी तत्पुरुष है, नहीं, एक दूसरे से संबंधित भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है द्वंद्व समास। अब आता है मेन टॉपिक यहाँ पर, द्वंद्व समास। देखिए, द्वंद्व समास एक ऐसा समास है जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं और दोनों शब्द समान रूप से प्रधान होते हैं। इस समास में और का भाव निहित होता है, और इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, और द्वंद्व समास में और का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल ही देखिए अब डायरेक्टली। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल राम लक्ष्मण, बीच में डैश है, राम लक्ष्मण यानी राम और लक्ष्मण, बीच में और लग गया, द्वंद्व समास है। सुख दुख, सुख और दुख, सुख कम है दुख ज़्यादा है, नहीं, सुख दुख बराबर है। ठीक है, सुख और दुख दोनों का मतलब बराबर है, तो बीच में और लग गया, समझिए द्वंद्व समास है। दिन रात यानी दिन और रात, दिन और रात बराबर हैं, समझिए दिन और रात बराबर हैं। ठीक है, तो बीच में और लग गया, समझिए द्वंद्व समास है। नर नारी, नर और नारी, और लग गया, समझिए द्वंद्व समास है। मतलब बीच में और या डैश लग जाए तो समझिए वो द्वंद्व समास है। ठीक है, एकदम एक नंबर में समझिए, बस पहचानने का ही तो सवाल आता है, पहचानने के लिए ही। आपको ये थोड़े पूछेगा द्वंद्व समास किसे कहते हैं, नहीं पूछेगा, वाक्य दे देगा, जैसे यहाँ पर दे देगा कि राम लक्ष्मण ये कौन सा समास है, ऐसे पूछेगा। आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो आपको बताना है द्वंद्व समास। ठीक है, सवाल मैं आपको इसी तरह का अभी आगे बताने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में, बस पहले समास को अच्छे से समझ लीजिए। अगला है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ देते हैं। इस समास में बनने वाला नया शब्द किसी तीसरे वस्तु या व्यक्ति को दर्शाता है। समझिए, जो समास है बहुब्रीहि समास वो किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति को दर्शाता है। ठीक है, तीसरे वस्तु या व्यक्ति को, अभी मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा। देखिए, मूल शब्दों से भिन्न अर्थ प्रकट करता है। देखिए एग्जाम्पल, देखिए मेन आपको बिना एग्जाम्पल देखे समझ में आएगा ही नहीं। देखिए, शब्द है पीताम्बर। ठीक है, ये शब्द किससे मिलकर बना है, तो पीता प्लस अंबर से मिलकर बना है। ठीक है, पीता प्लस अंबर, पीताम्बर का मतलब क्या होता है, तो जिसने पीला वस्त्र धारण किया हो, जिसने पीला वस्त्र धारण किया हो। ठीक है, पीताम्बर ये हुआ पहला अर्थ, पीता प्लस अंबर का पहला अर्थ हुआ पीताम्बर। दूसरा अर्थ हुआ जिसने पीला वस्त्र धारण किया हो, और तीसरा अर्थ हो गया विष्णु। पीला वस्त्र धारण कौन करता है, तो विष्णु भगवान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा व्यक्ति आ गए,
ठीक है, तीसरा व्यक्ति आ गया यहाँ पर, कौन? तो विष्णु जी आ गए। ठीक है, शब्द अलग है, उसका अर्थ अलग है, लेकिन वो शब्द किसी और चीज़ को बता रहा है, तो समझिए बहुब्रीहि समास है। ठीक है, अगला देखिए चक्रपाणी। चक्रपाणी दो शब्द से मिलकर बना है, चक्र प्लस पाणी। ठीक है, चक्रपाणी का मतलब होता है जिसके हाथ में चक्र है। चक्र किसके हाथ में होता है? तो विष्णु। ठीक है, भगवान विष्णु के हाथ में होता है ना। जैसे देखिए दशानन, 10 प्लस आनन, 10 प्लस आनन क्या होता है? दशानन होता है। दशानन का मतलब क्या होता है? तो दशानन का मतलब होता है 10 सिरों वाला, या जिसका 10 मुख है। अब 10 मुख किसका है? तो रावण का है। ठीक है, किसका? तो रावण का। ठीक है, ये अलग तीसरा अर्थ निकल कर के आया, इसी को कहेंगे बहुब्रीहि समास। जब किसी समास का तीसरा अर्थ निकलता है तो उसको कहते हैं बहुब्रीहि समास। ये पहला अर्थ तो दशानन हो गया, दूसरा अर्थ हो गया जिसके 10 मुख हो, तीसरा अर्थ हो गया रावण। ठीक है, समझे? चलिए अब मैं आपको बताता हूँ अव्ययी भाव समास। देखिए, अव्ययी भाव समास एक ऐसा समास है जिसमें पहला पद अव्यय होता है, यानी कि जिसका रूप नहीं बदलता, जैसे उपसर्ग या क्रिया विशेषण आदि, और दूसरा पद संज्ञा या विशेषण होता है। अव्ययी भाव समास का पूरा पद अव्यय के रूप में कार्य करता है और अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है। आपको अव्ययी भाव समास से समझने से पहले आपको क्रिया विशेषण समझना होगा, उपसर्ग समझना होगा, ठीक है, प्रत्यय समझना होगा, संज्ञा समझना होगा। ठीक है, तो पहले जब आप उन चीज़ों को समझ लेंगे तो आपको समास समझने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगा। इसीलिए मैं समास के पहले उन सभी वीडियो को बना दिया है मैंने। ठीक है, पहले मैंने आपको समास से को पढ़ाने से पहले मैंने आपको क्रिया विशेषण, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सभी मैंने आपको समझाया है ताकि आपको समास अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो पहले आप उन वीडियो को जाकर के देखिए, उसके बाद समास को जब देखिएगा तो आपको और ही अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसमें मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। देखिए सदैव, सदैव दो शब्द से मिलकर बना है, सदा प्लस एव। ठीक है, सदा प्लस एव मतलब सदैव, सदैव मतलब हमेशा ही, सदैव मतलब हमेशा ही। ठीक है, दूसरा है यथाशक्ति। यथा और शक्ति दो शब्द है। यथाशक्ति का मतलब होता है जितनी शक्ति हो। ठीक है, जितनी शक्ति हो। देखिए यथाशक्ति में जो यथा शब्द है, यथा शब्द में जो यथा शब्द है और इसमें सदैव में जो सदा शब्द है, ठीक है, और इसमें जो अन शब्द है, ये सब उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग मतलब होता है कि जो मूल शब्द में लग करके उसका अर्थ बदल देता है। ठीक है, तो यथा शब्द ये समझिए, और यहाँ पर हो गया संज्ञा। ठीक है, तो यथाशक्ति क्या है? यथाशक्ति का मतलब हुआ जितनी शक्ति हो, तो यथाशक्ति। फिर है अनायास। ठीक है, अनायास मतलब अन मतलब हुआ अन प्लस आयास मतलब अन मतलब बिना और आयास मतलब परिश्रम, तो बिना परिश्रम के। अनायास मतलब बिना परिश्रम के। ठीक है, पहचानना कैसे है? तो पहचानने के लिए बस अनायास जो शब्द है, आपको पूछेगा अनायास कौन सा समास है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अनायास कितने शब्दों से मिलकर के बना है। तो अनायास दो शब्द से मिलकर बना है, अन प्लस आयास। अब इन दोनों में
आपको ये भी निर्णय लेना होगा कि अन कौन सा शब्द है। तो अन क्या है? उपसर्ग है। आयास क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो इस तरह से जब संज्ञा और उपसर्ग दोनों मिलेंगे तो वो होगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ MCQ। इस MCQ देखने के बाद आपको समास और अच्छे से समझ में आएगा, आपको पहचानने पता चलेगा कि किस तरह से पहचाना जाता है समास को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए सवाल क्या है। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यहाँ पर पूछ रहा है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में हम लोगों ने उदाहरण देखा था, ये नीलकमल। ठीक है, तो नीलकमल क्या है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, बाकी इधर देखिए राम लक्ष्मण जो शब्द है वो डैश है बीच में, तो बीच में और लगेगा, तो राम और लक्ष्मण हो जाएगा, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। दिन रात डैश लगा हुआ है और लगेगा बीच में, तो ये दिन और रात होगा, तो दिन और रात जो शब्द है वो द्वंद्व समास है। फिर है चक्रपाणी। चक्रपाणी हमने एग्जाम्पल में देखा था। चक्रपाणी का मतलब होता है चक्र धारण करने वाला, ये बहुब्रीहि समास है। ठीक है, चक्र धारण करने वाला कौन है? तो विष्णु जी हैं। ठीक है, तो ये बहुब्रीहि समास। तो भाई पूछा था तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास इनमें से कौन होगा? तो नीलकमल होगा, नीलकमल। ठीक है, चलिए आप ऐसे भी पहचान सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको पता नहीं चल रहा है कि तत्पुरुष समास कौन है, तो पहले आप एक एक करके ऑप्शन को छांटिए अलग से। राम लक्ष्मण द्वंद्व समास। ठीक है, नीलकमल पता नहीं है, तो पता नहीं है तो इसको रहने दीजिए अभी। दिन रात द्वंद्व समास, चक्रपाणी बहुब्रीहि समास। तो जब सब अलग अलग समास हो गया तो जो बच गया वही हुआ तत्पुरुष समास, है कि नहीं? ठीक है, चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास। द्वंद्व याद रखिएगा, बीच में और या डैश, बीच में और या डैश। देखिए किस में डैश लगा है? तो इसमें डैश लगा है, जीवन और मरण में, तो ये हुआ द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए द्वंद्व में बस आपको यही याद रखना है, बीच में डैश। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास। देखिए बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि जिसका अर्थ अलग होता है, किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर है दशानन। ठीक है, तो दशानन जो शब्द है, दशानन का मतलब होता है 10 सिरों वाला, या जिसके 10 सिर हों। किसके 10 सिर थे? रावण के। ठीक है, तो दशानन शब्द रावण के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए ये बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, चलिए अच्छा बाकी मैं आपको बताता हूँ। देखिए सदैव जो शब्द है वो अव्ययी भाव समास है। ठीक है, इस तरह से राजमहल, राजा का महल दूसरा समास होगा। ठीक है, चलिए मेन आपको बहुब्रीहि समास में ये समझना है कि अगर किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए जो शब्द आया है, जो शब्द प्रयुक्त हुआ है, उसी को कहेंगे बहुब्रीहि समास। ठीक है, दशानन जो शब्द है वो रावण के लिए है। ठीक है, किसी और को दशानन कह सकते हैं? नहीं, रावण को ही कह सकते हैं। ठीक है, केवल रावण का ही नाम है। ठीक है, और दशानन का भी मतलब होता है, दशानन का मतलब होता है 10 सिरों वाला। ठीक है, जिसके 10 सिर हों। तो जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए विशेष रूप से बनाया जाए उसको कहेंगे बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब देखिए गृह स्वामी। गृह स्वामी मतलब गृह का स्वामी। गृह स्वामी मतलब गृह का स्वामी या घर का स्वामी। ठीक है, घर का मालिक।
तो देखिए घर का मालिक, बीच में का लगा है और घर और मालिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब घर किसका है तो मालिक का है। ठीक है, वो क्या है, कौन है, तो घर का मालिक है। ठीक है, मतलब वो मालिक इस घर से संबंधित है, तो इसलिए ये होगा षष्ठी तत्पुरुष। मैंने आपको बताया था षष्ठी तत्पुरुष में कि जिस शब्द में का लगा हो और जब पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित हो तो समझिए वो षष्ठी तत्पुरुष है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास, देखिए अव्ययी भाव में होता क्या है, पहला शब्द तो उपसर्ग रहेगा। पहला शब्द क्या रहेगा, तो पहला शब्द उपसर्ग रहेगा। ठीक है, और दूसरा शब्द संज्ञा रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपको पहला शब्द उपसर्ग कौन दिख रहा है, देखिए पहला शब्द ये देखिए, है कि नहीं, यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है। यथा क्या है, उपसर्ग है, तो इसलिए यथा जो है उपसर्ग है, इसलिए ये होगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सप्तऋषि किस प्रकार का समास है। सप्तऋषि, सप्तऋषि का मतलब होता है सात ऋषि। सात ऋषि, ऋषि इस तरह से लिखाता है ना, ऋषि। ठीक है, सात ऋषि, सात क्या है, नंबर है, तो जब नंबर हो तो क्या रहेगा, जब नंबर है यहाँ पर लिखा हुआ सात क्या है, नंबर है, तो नंबर जब रहे तो समझिए वो द्विगु समास है। ठीक है, सप्त का मतलब क्या होता है, सात होता है, तो सात क्या है, एक नंबर है, संख्या है, जो संख्या रहे तो समझिए वो द्विगु समास है। ठीक है, चलिए अगला है पुस्तकालय। देखिए पुस्तकालय का मतलब होता है पुस्तक प्लस, देखिए दो शब्द मिलकर बना है, पुस्तक प्लस आलय। ठीक है, तो पुस्तकालय का मतलब होता है पुस्तक का आलय या पुस्तक का घर या कहें किताबों का घर। ठीक है, तो किताबों का घर जो है क्या है, किताब और घर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, पुस्तक और आलय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या होगा, ये होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, जैसे जैसे राजपुत्र होता है, राजा का पुत्र। ठीक है, तत्पुरुष समास, उसी तरह से पुस्तकालय भी तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर पुस्तक प्लस आलय में एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, पुस्तक प्लस आलय। ठीक है, आलय क्या है, आलय एक संज्ञा है और पुस्तक एक विशेषण है। क्या है, एक विशेषण है। विशेषण का मतलब क्या होता है, देखिए आलय यानी घर, घर तो है लेकिन किसका घर है, तो पुस्तक का घर है, मतलब पुस्तकालय है। ठीक है, वहाँ पर पुस्तक रखा जाता है, तो पुस्तक जो शब्द है वो विशेषण है, तो जब विशेषण शुरू में हो तब भी समझिए वो तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है देवदूत किस प्रकार का समास है। देवदूत, देवदूत दो शब्द से मिलकर बना है, देव प्लस दूत। ठीक है, देवदूत का मतलब होता है देवों का दूत। ठीक है, देवों का दूत, बीच में का लग गया, लगा या नहीं, बीच में देवों का दूत। देखिए देवों का दूत,
बीच में का है, ठीक है। तो जब का लगे और का लगने के बाद जब दोनों शब्दों में देवो और दूत में कोई संबंध न हो तो वो समासांत तत्पुरुष होगा, ठीक है, समासांत तत्पुरुष। और जब दोनों में संबंध होता है तो समझिए वो अव्ययी भाव समास है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों देव और दूत में दोनों में कोई संबंध नहीं है, ठीक है, देव अलग हैं दूत अलग है, ठीक है। तो वो हो जाएगा समासांत तत्पुरुष, ठीक है, समासांत तत्पुरुष, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला है सुरपति, ठीक है। सुरपति किस प्रकार का समास है? तो सुरपति होगा, दो शब्द से मिलकर बना है, पहले आपको तोड़ना पड़ेगा, सुर प्लस पति, ठीक है, सुर प्लस पति। तो सुरपति का मतलब होगा सुर का स्वामी, ठीक है। सुरपति का मतलब सुर का स्वामी, सुरों का स्वामी कहेंगे, सुरों का स्वामी, ठीक है। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर कि इसमें दो शब्द को आपको पहचानना कैसे है, इनको मतलब सुरपति की कौन सा समास होगा। देखिए मैंने आपको बताया था तत्पुरुष समास में कि पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, ठीक है। तो सुर क्या है? सुर क्या है? सुर एक विशेषण है, ठीक है, और पति यानी कि स्वामी एक संज्ञा है, ठीक है। तो जब विशेषण और संज्ञा मिलकर के जो शब्द बनाए तो वो होगा तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास। तो इसका सही जवाब होगा तत्पुरुष समास। द्वंद्व में तो बीच में और लगता है, बहुव्रीहि किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए बनाया जाता है, अव्ययी भाव एक दूसरे से संबंधित होता है और बीच में का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए अगला है अंतिम सवाल, अपमान, ठीक है। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ूंगा। अपमान किस प्रकार का समास है? मैंने आपको इतना बताया है, अब आपको इस सवाल का जवाब आपको बताना होगा, ठीक है। कमेंट में इसका जवाब ज़रूर बताइएगा और उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हिंदी व्याकरण का और भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से सब देख सकते हैं। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।